मैं हर बार डर जाती हूँ मीरा। मैं जवाब क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि तुम्हें बचपन से चुप रहना सिखाया गया है, लड़ना नहीं। तुम जानती हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब लड़कियाँ ये मान लेती हैं कि वो अकेली हैं, कमज़ोर हैं और सामने वाला उनसे ज़्यादा ताकतवर है। खुद को कमज़ोर समझना बंद करो, आवाज़ उठाना सीखो, ना कहना सीखो और सबसे ज़रूरी खुद के लिए खड़ा होना सीखो। याद रखना, जो हमें डराते हैं ना, हमारा डर उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और हमारी हिम्मत उनकी हार बन जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से ये दुआ है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबको हैप्पी मदर्स डे मेरी ओर से। प्लीज़ अपनी अपनी मॉम को ये कहिएगा कि उनकी एक बेटी है जिन्होंने उन्हें आज की बधाई दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 34। बट स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज की कहानी पूरी देखिएगा, ओके, लास्ट तक, क्योंकि आप लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है, आप लोगों को कुछ बताना है। अब ऐसा ना हो कि लास्ट में ही जाकर वीडियो रोक दीजिएगा, क्योंकि अगर पूरी स्टोरी नहीं सुनेंगे तो मेरी लास्ट वाली बात शायद आपको समझ में ना आए या आप उसे कनेक्ट ना कर सकें। प्लीज़ स्टोरी को पूरा देखिएगा और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रीवियस एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि मीरा और आर्या के बीच एक काफ़ी खूबसूरत मोमेंट बनता है। सुबह जब मीरा आर्या को छोड़ने उनके घर जाती है तो आर्या के फादर और मीरा के बीच कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं और मीरा महेश जी का हाथ थाम कर कहती है कि प्लीज़ वो उससे माफ़ी ना मांगे। ये बात कहीं ना कहीं आर्या के दिल पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती है। जैसा कि मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि हमें हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो सिर्फ हमारा ही सम्मान न करे बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करे। वहीं मीरा के हाथ एक फ़ाइल भी लगी थी जिसमें मिस्टर मलिक के ख़िलाफ़ कुछ प्रूफ्स थे, कुछ सबूत थे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके, जिसे मीरा बखूबी से इस्तेमाल करना चाह रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है आर्या के घर से। आर्या मीरा को छोड़कर आर्या जैसे ही अपने घर में एंटर करती है, सामने महेश जी खड़े थे। आर्या अपने पापा को देखकर अपनी नज़रें झुकाकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि महेश जी आर्या को आवाज़ देते हुए कहते हैं, आर्या बेटा इधर आइए। अपने पापा की आवाज़ सुनकर आर्या अपने पापा के पास जाती है, पर नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। महेश जी आर्या की झुकी हुई नज़रों को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चा आपको नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हमें भी मालूम है कि आप और सिया जॉगिंग के लिए नहीं गए थे, क्योंकि शायद सिया ने नोटिस नहीं किया कि आप दोनों ने रात के ही कपड़े पहन रखे हैं और नाइट सूट में कोई जॉगिंग नहीं करने जाता। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे और इस वक्त आप मीरा के साथ कैसे आए, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि
कम से कम घर में किसी को ये बता दीजिए अगर आप कहीं जा रही हैं। आर्या नज़रों को झुकाए हुए ही कहती है, सॉरी पापा। बेटा, सॉरी बोलने की बात नहीं है, हम बस आपको समझा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जी पापा। और ऐसा कहकर आर्या अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में सिया नहीं थी, शायद वॉशरूम में थी। और आर्या जब देखती है कि सिया कमरे में नहीं है और वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, तो वो बेड पे लेटती है और पास ही पड़े पिल्लो को अपनी बाहों में कस के यूं ही भर लेती है, मानो वो पिल्लो नहीं बल्कि मीरा हो। जैसे रात में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इतने पास थे, ठीक वैसा ही कुछ अभी भी आर्या फील कर रही थी। चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो ये बता रही थी कि कुछ देर पहले ही इन बाहों में उनका महबूब था, कुछ देर पहले ही महबूब का साथ था और जल्द ही वो महबूब पूरी ज़िंदगी के लिए उसका होने वाला है। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सिया जब वॉशरूम से निकलती है तो वो देखती है कि आर्या पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई है और उसकी बाहों में उसने पिलो को इस तरह जकड़ रखा है मान लो उसकी जान ही ले लेगी। चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल थी कि सिया थोड़ी देर के लिए तो उसकी स्माइल में खो जाती है, आई मीन इन अ पॉजिटिव वे, एज अ फ्रेंड। जब थोड़ी देर तक सिया आर्या की खुशी को अच्छी तरह से तरस लेती है, अच्छी तरह से देख लेती है, तो वो आर्या के पास आती है, बिल्कुल उसके करीब, उसके कानों के पास आते हुए कहती है, कितना अच्छा होता ना अगर ये पिलो ना होकर मीरा जी होती। जैसे ही सिया की आवाज़ आर्या के कानों में पड़ती है, वो अपनी आंखें झट से खोलती है और कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगी ना, मतलब बदतमीज़ की बदतमीज़ ही रहेगी। कुछ मैनर्स होते हैं, पता है, मैनर्स, तमीज़, इन शब्दों से पाला पड़ा है तेरा? हाँ हाँ बेटा, बहुत पाला पड़ चुका है मेरा। तू बता, किस तरह बाहों में बाहें डालकर दोनों सो रहे थे। हाँ, और क्या कहा था मीरा जी ने जब तूने अपना हाथ हटाया था अपनी कमर से? आर्या प्लीज़ मत जाइए ना, ऐसे ही रहिए ना मुझे पकड़ के। ये बात सुन के ही आर्या शर्मा जाती है और पास ही पड़े पिलो को वो ज़ोर से सिया पे मारती है। जैसे ही पिलो उस सिया पे लगता है, सिया चिल्ला पड़ती है, हाय मर गई, इतनी ज़ोर से कौन मारता है? तभी आर्या कहती है, ओए तकिया उठाकर मारा है, पत्थर नहीं जो बड़ी चोट लग गई तुझे। इतनी फूल कुमारी तो नहीं है तू। है यार, है, लग गई, देख देख। कहाँ, दिखा? मैं क्यों दिखाऊं? और ऐसा कह के वहीं पड़े पिलो को वापस से वो आर्या को मारती है और दोनों ही एक दूसरे पे तकिए का वार कर रहे थे। जहाँ एक तरफ इतना खुशनुमा माहौल था, वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी कैबिन में बैठी हुई थी और उस फाइल को स्टडी कर रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी और सामने की चेयर पे बैठी थी पिया, जो कि वो भी अपना कुछ काम कर रही थी और जो काम मीरा ने अभी बताया था वो उस पर फोकस कर रही थी। जब दोनों ही काफ़ी देर तक यूँ ही काम कर रहे थे, तभी पिया मीरा की ओर देखते हुए कहती है, मैम। मैम। यस पिया। मैम, इट्स 6:30. What? यस मैम। ओके, एक काम करो, ये फ़ाइल तुम अपने पास रखो और ध्यान रखना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। डोंट वरी मैम, आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस। और विनोद से कहना कि वो भी अपना ख्याल रखे। ओके मैम। एंड मेक श्योर
कि ये काम आज ही होना चाहिए। हो जाएगा मैम, यू डोंट वरी। पिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। इट्स अ ब्रेक थ्रू चांस। यस मैम। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रोफेशनल से ज़्यादा मेरे लिए पर्सनल वॉर है। और तुम्हें तो पता है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ होते हैं, और मेरे लिए ये जंग एक ऐसा जंग है जो मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। जैसे ये शब्द मीरा के होठों से निकल रहे थे, उसकी आंखों की भाषा बदलती जा रही थी। जो मीरा आर्या की बाहों में थी और जो मीरा अभी ऑफिस में थी, दो बिल्कुल ही अलग लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की पर्सनालिटीज़ बिल्कुल ही अलग है। खैर, मीरा पिया की ओर देखते हुए कहती है, पिया, इस फाइल को अपने पास बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना। मिस्टर मलिक बहुत ही शातिर इंसान है। और ऐसा कहते हुए वो जा ही रही थी कि फिर रुकती और कहती है, आज के फंक्शंस की सारी तैयारियां हो गई हैं पिया? यस मैम, एवरीथिंग इज़ ऑन देयर शेड्यूल और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। ओके, और देख लेना कि कोई कमी न रह जाए, सब कुछ परफेक्ट हो। यस मैम। मैम, हाँ पिया बोलो। मैम, वो मैं पूछ रही थी कि आर्या मैम की फ़ैमिली को इनवाइट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके मैम, मैं उन्हें कॉल कर दूँगी। नहीं, एक मिनट रुको, तुम कॉल मत करना, मैं पर्सनली उन्हें इनवाइट कर दूँगी या फिर प्राची को भेज दूँगी, वो उन्हें पर्सनली पिक कर लेगी। ओके मैम। और मीरा जाते जाते पिया से कहती है, पिया तुम भी घर जाओ, थोड़ा फ्रेश हो लो, और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। यस मैम। और ऐसा कहते हुए मीरा ऑफिस से निकल जाती है। वहीं पिया भी हाथों में फ़ाइल लिए अपने घर की ओर चल पड़ती है। ड्राइविंग करते हुए मीरा की बात आर्या से होती है। आर्या ने एक्चुअली मीरा को ये बताने के लिए कॉल किया था कि वो घर पहुंची है या नहीं। सॉरी, ये पूछने के लिए कॉल किया था कि वो घर पहुंची है या नहीं। दोनों में काफ़ी देर तक कुछ बातें होती हैं। उसके बाद मीरा फ़ोन को कट करके घर पहुंचती है, खान मैंशन, जहां सबा हॉल में सर्वेंट्स को कुछ काम बता रही थी। जैसे ही वो मीरा को देखती है तो वो पास आती है और कहती है, मीरा इतनी देर लग गई आपको? कहीं घूमने चले गए थे क्या मीरा के साथ, आर्या के साथ? क्या भाभी, अभी ऑफिस से आ रही हूँ। क्या? जी बेटा, माना आप बहुत बहुत वर्कोहॉलिक हैं, ये बात तो मैं तब से जानती हूँ जब से इस घर में आई हूँ। आप, पापा, भाई, आपके भाई सभी, पर इतने वर्कोहॉलिक तो आपके भैया भी नहीं है बेटा। इतनी सुबह सुबह कौन ऑफिस जाता है? कौन सी मीटिंग होती है इतनी सुबह? मीरा थोड़ा हंसती और कहती है, भाभी कुछ इम्पॉर्टेंट काम था इसलिए जाना पड़ा, पर देखिए मैंने देर नहीं की, मैं बस उस काम को मैंने पूरा किया और जल्दी से घर आ गई हूँ। हाँ ठीक है, जाइए थोड़ा सो लीजिए। ओके, आज जॉगिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी यू नो ना, मैं जब तक जॉगिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए नहीं जाती, मेरा दिन शुरू नहीं होता। हाँ बाबा पता है, इनफैक्ट मुझे ये भी पता था कि आपसे ये जवाब आने वाला है, बट स्टिल सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। और ऐसा कहकर सबा कहती है, जाइए आपके कपड़े निकाल दिए। ओके भाभी। और ऐसा कहकर मीरा अपने कमरे की ओर जाती है, जहाँ उसके बिस्तर पर उसके जॉगिंग के कपड़े निकले हुए थे। चेंज करती है और कानों पे हेडफोन्स लगाकर जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है। खान मैंशन के पास ही एक पार्क था,
जहाँ वो अक्सर जॉगिंग के लिए जाया करती थी। ये उसके डेली रूटीन में शामिल था। वो हर रोज़ सुबह 7 बजे जॉगिंग के लिए जाती, फिर जिम जाती और दिन अपने ऑफिस की शुरुआत करती। आज भी वो अपने रूटीन के अनुसार जॉगिंग के लिए पार्क में गई थी। कानों पे हेडफोन्स लगे हुए थे और चेहरे पे एक आज खास सी स्माइल थी। खुशी 2 चीज़ों की थी, एक प्यार का और दूसरा बदले का। अब किसकी खुशी ज़्यादा थी ये तो भाई अब मीरा ही बता सकती है। जॉगिंग के दौरान अचानक से उससे एक लड़की टकराती है। उफ़, व्हाट आर यू डूइंग? ऐसा कहकर मीरा अपने हाथों को झटक रही थी कि देखती है कि सामने वाली लड़की काफ़ी घबराई हुई है। वो मीरा को कस के पकड़ लेती है और मीरा उसे छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ संभल कर चलिए और छोड़िए हमें। प्लीज़ 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 हमें बचा लीजिए, प्लीज़। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हैं आप? तभी मीरा की नज़र उस लड़की के चेहरे पे जाती है। चेहरा काफ़ी जाना पहचाना था। मीरा उस लड़की को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जी मीरा जी, मैं उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी, आर्या की फ्रेंड। ओह या मुझे याद आया, आपका नाम सायरा था ना? जी, क्या हुआ आपको? इतना घबराए हुए क्यों हो आप? कोई प्रॉब्लम है? कहीं चोट लग तो नहीं लग गई आपको? नहीं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। बचा लूँ? किससे? तभी सायरा एक तरफ अपने हाथों का इशारा करते हुए कहती है, वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। सायरा इतना कह ही रही थी कि सामने से 3 लड़के मीरा के सामने खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे मैडम, कितना भगाएंगी आप? अरे जितना भी भगाएंगी, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिर आ गई ना आप पकड़ में। और देखो, मदद भी किससे मांग रही हैं। अरे मैडम, मांगना ही था तो किसी मर्द से मदद मांगते जो आपकी रक्षा कर पाता। तभी उसके पास खड़ा एक और लड़का कहता है, अरे नहीं यार, काफ़ी समझदार लड़की है, देखा अकेले हमें संभाल नहीं पाएगी तो देखो एक और को हमारे पास ले आई है। वैसे ये मैडम भी काफ़ी खूबसूरत हैं। हाँ, ये तो है। उन तीनों में एक लड़का ऐसा भी था जो बड़े गौर से मीरा को देखे जा रहा था। पर इन सब बातों को सुनकर मीरा का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, देखिए, ये बकवास बंद कीजिए और जाने दीजिए इन्हें। क्या कर रहे हैं आप लोग? इससे पहले कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए, निकल जाइए यहाँ से। वो लड़के बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहते हैं, लो जी, अरे मैडम जी, लड़कियां ना शर्माते हुए, इठलाते हुए और नखरे करते हुए अच्छी लगती हैं। ये धमकियां वमकियां देना लड़कियों के बस की बात नहीं है। क्या मैडम जी, थोड़ा शर्माइए, रिझाइए हमें। ये तो हमें धमकी देने लगी। तभी पास खड़ा एक और लड़का नाटक करते हुए कहता है, अरे नहीं यार, मैं तो बहुत घबरा गया। ये तो बहुत ताकतवर लगती हैं। मीरा इन सब बकवास को सुन रही थी। वहीं सायरा मीरा का एक हाथ बड़े ही ज़ोर से थामे हुए थी और मीरा के पीछे खड़ी थी। मीरा अपने एक हाथ को सायरा के हाथ पे रखते हुए उसे आश्वासन देती है और कहती है, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ मैडम जी, अरे कुछ नहीं होगा,
अरे हम तो आशिक हैं आपके, हमसे क्यों घबरा रही हैं? हाँ। तभी जो लड़का मीरा को बड़े गौर से देख रहा था, वो कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है और वो कहता है, अपने एक दोस्त को खींचते हुए कहता है, अबे यार क्या कर रहा है तुम? अबे चल यहाँ से, निकल चल। अबे जानता नहीं उसे? मीरा खान है वो। अबे कौन मीरा खान? कोई भी हो, एक बार अगर शिकार पे मेरी नज़र चली जाती है ना, तो फिर मैं बिना शिकार किए छोड़ता नहीं बेटे। अगर उसकी नज़र हम पे पड़ गई ना, तो शिकार नहीं, फाड़ डालेगी हमें। चल भाग चल। अबे चल, एक नंबर का फट्टू है तू, चूड़ियाँ पहन ले। इससे डरूंगा मैं, इस लड़की से? तुझे भागना है ना तो भाग जा। तभी मीरा जो खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, वो कहती है, भलाई इसी में है कि आप अपने दोस्त की बात मान लें, वरना वो हश्र करूँगी कि आप आज के दिन पर पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। अच्छा, ऐसा क्या करोगी? हाँ। पास खड़ा एक और लड़का कहता है, अबे बहुत हो गया इस मैडम का बकवास, चल पकड़ उसे। और वो सायरा की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि मीरा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से उसकी कलाई मोड़ती है। आ आ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो बंदा दर्द से कड़ा रहा था और चिल्लाता हुआ कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पास खड़ा लड़का अपनी साथी की मदद के लिए एक पंच बनाकर मीरा के पास आता है कि मीरा उसकी कलाई छोड़ते हुए एक जोरदार पंच उस इंसान को मारती है। वो ज़मीन पे वहीं गिर जाता है। जब ये सब हो रहा था तो आसपास जो लोग जॉगिंग और एक्सरसाइज कर रहे थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और तभी पार्क के पास ही दो हवलदार जो कि सुरक्षा के लिए तैनात थे, वो भी आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो वो कहते हैं, अरे क्या हो रहा है ये सब, क्यों मारपीट चल रही है यहाँ पे? मीरा उन दो हवलदारों को देखते हुए कहती है, किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप? किस बात के लिए सरकार आपको पार्क में खड़ा करती है? सिर्फ नज़ारे देखने के लिए या फिर पान खाने के लिए? एक्चुअली दोनों ने पान खाया ही हुआ था। तभी वो हवलदार कहता है, मैडम ज़रा औकात में रहकर बात कीजिए, जानती हैं किससे बात कर रही हैं आप? सरकारी लोग हैं हम, अभी एक डंडा पड़ेगा ना तो सारी हेंकड़ी निकल जाएगी। अच्छा, तो आप मारेंगे हमें? मीरा अपने जेब से फ़ोन निकालते हुए एक फ़ोन करती है और कहती है, अंकल आपके डिपार्टमेंट के दो हवलदार हैं खड़े मेरे सामने, और बताती है कि मेरे ही बंगलों के पास के जो पार्क में ये सारी घटना हुई है। कमिश्नर कहता है कि फ़ोन स्पीकर पर डालो और उन दो हवलदारों को डांटते हुए कहता है कि जो ये कह रही हैं वो करो, और तुरंत ही उन हवलदारों की हेंकड़ी निकल जाती है। मीरा कहती हैं कि आप दोनों को तो हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल इन्हें गिरफ़्तार कीजिए। हवलदार उन दोनों लड़कों को गिरफ़्तार करते हैं। मीरा उसके पास आते हुए कहती है, उसकी कॉलर को ठीक करते हुए, कहा था ना अपने दोस्त की बात मान लो, पर तुमने सुना नहीं। हम जितनी इज्जत से बात करते हैं ना, उतनी ही इज्जत से इज्जत उतारते भी हैं। खैर, आपने जो आज किया है ना, पूरी ज़िंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि हमने वो फ़ैसला उस पर लिया क्यों। फ़िलहाल तो आप अपनी छेड़खानियाँ ना जेल की चारदीवारी के साथ कीजिएगा, बाकी की छेड़खानियाँ हम बताएंगे आपको कैसे करनी है, जाइए। और वो हवलदार को इशारा करती है और हवलदार भी उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। मीरा सायरा के पास आती है, पास के बेंच में उसे बिठाती है और किसी एक इंसान से कहती है कि पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि प्लीज़ वो पानी की बोतल देंगे।
वो भी उन्हें पानी की बोतल देते हैं और मीरा सायरा को पानी ऑफ़र करते हुए कहती है, ये लीजिए और शांत हो जाइए, सब ठीक है। सायरा चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के काँप रहे थे। पार्क में सुबह की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर डर का तूफ़ान अभी भी शांत नहीं हुआ था। आसपास के लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर धीरे धीरे सभी चले जाते हैं और मीरा उसके पास आकर बैठती है। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर धीरे से अपना हाथ सायरा के हाथों पर रखती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, सायरा, डर लगना गलत नहीं है। सायरा की इन बातों को सुनकर सायरा की आंखें भर जाती हैं और कहती है, लेकिन मैं हर बार डर जाती हूँ मीरा जी। पता नहीं क्यों, पर मैं जवाब नहीं दे पाती। मीरा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि तुम्हें बचपन से चुप रहना सिखाया गया है, लड़ना नहीं। जब हमारे समाज में लड़कियों को छेड़ा जाता है ना, और हम अपने घर पे जाके ये बात बताते हैं, तो हमें कहा जाता है कि उस गली से मत जाओ, रास्ता बदल दो। कई लड़कियों की तो पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है, नौकरी छुड़वा दी जाती है। तो कईयों को शादी कर कर उनके ससुराल भेज दिया जाता है, ये सोचकर कि अब उनके साथ कुछ नहीं होगा। सच ये है कि हम बचपन से चुप रहना सीखते हैं और अपने बच्चों को भी चुप रहना ही सिखाते हैं, लड़ना नहीं। सायरा मीरा की तरफ देखने लगती है। मीरा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम जानती हो इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम लड़कियों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम ये मान लेते हैं कि हम अकेले हैं, कमज़ोर हैं और सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है। सायरा धीमी सी आवाज़ में पूछती है, तो मैं क्या करूं? मीरा उसकी आंखों में देखकर कहती है, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो सायरा। आवाज़ उठाना सीखो, ना कहना सीखो, और सबसे ज़रूरी ये है कि खुद के लिए खड़ा होना सीखो, लड़ना सीखो खुद के लिए। सायरा की आंखों में पहली बार हल्की सी हिम्मत दिखाई देती है, लेकिन पर वो कह पड़ती है, लेकिन अगर सामने वाला ज़्यादा हो तो? मीरा तुरंत जवाब देती है, तो याद रखना, सामने वाला हमसे ज़्यादा हो, हम संख्या में ज़्यादा हो या ताकत में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ हमारा डर है, लेकिन हमारी हिम्मत उनकी हार बन जाती है। सायरा चुप हो जाती है और मीरा उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आश्वासन देते हुए कहती है, तुम कोई बेचारी लड़की नहीं हो सायरा, तुम वो लड़की हो जो टूट कर भी खुद को संभाल सकती है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास थी, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर मीरा नहीं होगी, तब तुम्हें खुद अपनी ढाल बनना पड़ेगा। सायरा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मीरा अपनी बातों को जारी रखते हुए कहती है, अगर आज तुम चुप रहोगी ना, तो कल वही लोग किसी और लड़की को डराएंगे, लेकिन जिस दिन तुम पलट कर खड़ी हो गई, उस दिन किसी और लड़की को हिम्मत मिलेगी। मीरा की ये बात सुनकर सायरा धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछती है। उसके चेहरे पर डर की जगह अब एक नई ताकत दिखाई देने लगती है। मीरा मुस्कुराकर खड़ी होती है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहती है,
यही तो है असली जीत, जब लड़की रोना छोड़कर लड़ना सीख जाती है, जिसकी शुरुआत आज तुमने की है। मीरा के शब्द सायरा के अंदर हिम्मत भर रहे थे। वहीं आसपास कुछ लोग भी खड़े थे, कुछ लड़कियां भी खड़ी थी, जो इस बात को सुनकर तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, सही कहा आपने। हम लड़कियों को सब कुछ सिखाते हैं, पर खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं। खुद का सम्मान करना सिखाना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सुरक्षा मांगी नहीं जाती, सुरक्षा करनी पड़ती है खुद की, खुद के समाज की। जी बिल्कुल। मीरा सायरा का हाथ थामते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देती हूँ। और दोनों पार्क से बाहर निकलते हैं, एक ऑटो को रुकवाते हैं। तभी सायरा कहती है, इट्स ओके मीरा जी, हम चले जाएंगे। आई नो, एंड इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये कह रहे हो, बट स्टिल आई एम सेइंग, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, वरना हम आर्या को क्या कहेंगे कि हम उनके दोस्त को यूं ही बीच रास्ते पर छोड़ कर आ गए। ये बात शायद सायरा को उतनी अच्छी नहीं लगती, पर जो हंसी उसके चेहरे पे उस वक्त थी जब मीरा ने उसका हाथ थामा था, वो हंसी थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है, वो मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये क्यों हुआ, ये तो अब सायरा जाने। पर वो मीरा से कहती है, नो इट्स ओके, मेरा घर पास में ही है, हम चले जाएंगे। और आपने कहा ना कि हमारा डर ही उनकी ताकत है, तो जब इतनी हिम्मत वाली शब्द कहे हैं आपने, तो हिम्मत जगाने भी दीजिए। मीरा अब और इंसिस्ट नहीं करती और कहती है, ओके, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक काम कीजिए। और अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी ओके। और ऐसा कहते हुए मीरा अपना नंबर देती है। वहीं सायरा भी नंबर को नोट डाउन करते हुए एक ऑटो को रुकवा कर चली जाती है। वहीं मीरा भी वापस से खान मेंशन की ओर चल पड़ती है। काफ़ी देर हो चुकी थी, सो सबा मीरा से पूछती है, क्या बात है मीरा, आज आपको बहुत देर हो गई। मीरा सबा से सारी बातें कहती है। सबा मीरा को ऊपर से नीचे तक, कभी उसके हाथों को, कभी उसे पीछे पलट कर देखने लगती है। तभी मीरा सबा से कहती है, भाभी क्या देख रहे हो आप, क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की। हाँ, पुलिस को कॉल कर देते, खुद मारपीट करने की ज़रूरत क्या थी। भाभी कहीं नहीं लगी हमें, आप ना बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हो। हाँ, क्योंकि पता है आप नहीं करते खुद की। बहुत भूख लगी है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, हम तैयार होकर आते हैं। क्या तैयार होकर आते हैं, अब कहाँ जाना है आपको। भाभी ऑफिस, ओह गॉड, क्या करें हम आपका, प्लीज़। ओके, सिर्फ आज, कल नहीं जाएंगे, पक्का पक्का। वैसे भी कल से जाना नहीं है, कल से शादी के रिचुअल स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं आज जाने दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट काम है और कुछ स्पेशल भी है। क्या स्पेशल है, कुछ है, सरप्राइज़ है आपके लिए। ओके ठीक है। और ऐसा कहते हुए मीरा प्राची की ओर देखती है और एक आंख मार देती है। प्राची को पता था कि सरप्राइज़ क्या है, और प्राची तो भाई टेबल पर अच्छे से बैठी हुई थी और नाश्ता कर रही थी। मीरा अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है और चेंज करती है कपड़े और वापस से डाइनिंग हॉल की ओर आ जाती है। नाश्ता कर वापस से अपनी ऑफ़िस के लिए निकल पड़ती है। काफ़ी देर हो गई थी और आर्या के घर पे सभी लंच कर रहे थे। करीबन दोपहर के 1 बज रहे थे, बट चीकू हमारा खाना नहीं खा रहा था। उसकी मम्मा उसके पीछे खाना लेकर भाग रही थी। तभी चीकू ज़िद करता है, मम्मा मुझे टीवी देखना है। नहीं बेटा, अभी नहीं,
पहले आप अपना खाना ख़त्म करो, उसके बाद टीवी। नहीं नहीं मम्मा प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 ऑन कर दो प्लीज़। उसकी ज़िद के आगे उसकी मम्मा की कहाँ चलने वाली थी। सो उसकी मॉम टीवी को ऑन करती है और टीवी पे एक न्यूज़ चैनल लगा हुआ था। उसकी मम्मा कुछ लाने के लिए किचन की ओर गई थी कि चीकू हाथ में रिमोट लिए हुए सोफे पे बैठा था और चिल्ला रहा था, मम्मा फूफा जी फूफा जी, मम्मा फूफा जी फूफा जी, बुआ फूफा जी। तभी सभी उसके पास आते हुए कहते हैं, ये फूफा जी क्या है। सिया भी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ तुझे। सिया बुआ फूफा जी। क्या फूफा जी। आर्या उससे पूछती है, क्या हुआ तुझे। तभी एक बार फिर से जब वो फूफा जी कहता है तो सिया कहती है, फूफा जी। हाँ फूफा जी। आर्या उसके पास बैठते हुए कहती है, ओए ये फूफा जी कौन है और कौन है तेरा फूफा। सिया आर्या के सर पे एक टपली मारते हुए कहती है, बेवकूफ़ तू क्या है इसकी। बुआ तो तेरा पार्टनर क्या लगेगा इसका। फूफा। हाँ मीरा जी की बात कर रहा है ये। तुझे मीरा जी कहाँ से याद आ गई। अरे सामने टीवी पे फूफा जी देखो टीवी पे। तभी सबकी नज़र टीवी पे जाती है जहाँ मॉर्निंग वाली क्लिप न्यूज़ चैनल पे चल रही थी कि कैसे मीरा ने बचाई एक लड़की की इज्जत और गुंडों को सिखाया सबक। एक्चुअली जब ये सब हो रहा था तो किसी ने अपने फ़ोन से ये वीडियो बना ली थी और नेट पे डाल दी थी, जो कि काफ़ी जल्दी वायरल हो चुका था क्योंकि मीरा खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी और ये न्यूज़ पे पूरी तरह से वायरल हो चुका था। सभी न्यूज़ चैनल इस वीडियो को बार बार दिखा रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज़ बना रखा था इसे। जब आर्या की फैमिली इस न्यूज़ को देखती है तो उनका सर तो मानो बिल्कुल गर्व से ऊंचा हो गया था। वहीं महेश जी तो अपना बिल्कुल सीना फुलाए हुए थे, जैसे छाती और 2 इंच बढ़ गई हो कि क्या दामाद ढूंढा है हमने। वहीं आर्या के भी चेहरे पे काफ़ी सुंदर सी स्माइल थी। तभी सिया देखती है कि जिस लड़की को मीरा ने बचाया है वो कोई और नहीं, सायरा है। वो आर्या को ध्यान से दिखाते हुए कहती है, ओए आर्या ये लड़की देख। क्या वो। अरे वो जिसे मीरा जी ने बचाया है ये सायरा नहीं है। आर्या भी ध्यान से उस लड़की को देखती है और कहती है, अरे हाँ ये तो सायरा है। अरे यार अच्छा हुआ मीरा जी वहाँ पे थी। हाँ पर आर्या को ये बात थोड़ी खटक जाती है, पता नहीं क्यों, पर उसे ये चीज़ पच नहीं रही थी कि सायरा खान मेंशन के पास क्या कर रही थी। अब क्या था और क्या नहीं ये तो बाद में देखेंगे। खैर महेश जी ज़ुबैर खान को उसी वक्त कॉल लगाते हैं और खान मेंशन में भी न्यूज़ चैनल चल रही थी जिस पे ये न्यूज़ जो है वो सभी देख रहे थे। सबा, प्राची, अयान और ज़ुबैर खान सभी टीवी के सामने बैठे हुए थे और ये न्यूज़ जब ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो सभी के चेहरों पे खुशी थी। महेश जी ज़ुबैर खान को फ़ोन करते हुए कहते हैं, यार मीरा ने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सभी ज़ुबैर खान कहते हैं, मैंने तो कहा ही था कि मेरी बच्ची कुछ ऐसा गलत नहीं करती। महेश जी को अपनी कही हुई बात याद आती है और वो कहते हैं, अभी भी नाराज़ है तू। अरे नहीं यार नाराज़ नहीं हूँ, पर तेरी बातों से लग रहा है। अरे नहीं कुछ ऐसा नहीं है। दोनों के बीच बातें ख़त्म होती हैं और समय यूं ही बीत रहा था। करीब दोपहर के 3 बजे प्राची आर्या के घर के पास आती है और कार को रोकते हुए उसके घर में एंटर करती है। प्राची को सभी जानते थे। आर्या की मॉम जब प्राची को आता हुआ देखती है तो कहती है, बेटा आप। हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते आइए ना। एक्चुअली आंटी आइए नहीं चलिए। क्या मतलब। हम आप सभी को लेने आए हैं। पर कहाँ के लिए। क्या कह रहे हो आप। आपको नहीं पता भाभी ने कॉल नहीं किया।
तभी पीछे से महेश जी आते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, किया था, वो मैं बताना भूल गया। क्या अंकल, जल्दी तैयार हो जाइए, मीरा आप सबका वेट कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और महेश जी पूरी फैमिली से कहते हैं कि सभी तैयार हो जाएं, हमें कहीं जाना है। आर्या को भी ये बात पता थी, अब कैसे पता थी वो बाद में बताऊंगी। सभी तैयार होते हैं और खान होटल्स की ओर निकल पड़ते हैं। खान होटल, जो कि शहर का सबसे शानदार होटल था। मीरा के सभी होटल्स में ये मेन अट्रैक्शन था, जो कि हर होटेलियर चाहता था कि ये उनका प्रोजेक्ट होता। बट मीरा खान ने जिस पे नज़र डाल दी, वो किसी और का कैसे हो सकता था। खान होटल की पे जैसे ही आर्या की फैमिली की नज़र पड़ती है, उनकी आंखें तो जैसे चांदी आ जाती हैं। पहली बार जैसे उन्होंने ये होटल को देखा था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और आज तो और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ रही थी उसकी। पूरी तरह से वो डेकोरेटेड था, फूलों से, फेरी लाइट्स से। और आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑर्गेनाइज्ड बाय मीरा खान होटल्स। सभी अंदर एंटर करते हैं। पूरा का पूरा होटल लेडीज़ से भरा हुआ था। सभी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। वहीं प्राची मीरा को कॉल करते हुए कहती है, मीरा, भाभी और उनकी सारी फैमिली होटल पहुंच चुके हैं, तू कब आ रही है? हाँ, हम बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, तुम सबको अच्छे से वेलकम करो। हाँ हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना यहाँ। सभी वहाँ बैठते हैं। आर्या भी अपनी फैमिली की वेलकम कर रही थी, क्योंकि अब वो खान फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। सभी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। पिया भी खान होटल्स में ही थी। मीरा की कार की एंट्री होती है ब्लैक कलर की, और उसमें से निकलती है ब्लैक सूट में। ब्लैक 3-पीस सूट इतना जच रहा था मीरा पे, उफ क्या बताऊँ। और वो जल्दी से भाग के कार की डोर ओपन करती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, और उसके हाथ में एक हाथ आता है जो कि था सबा का। सबा ने आज काले कलर की साड़ी पहन रखी थी। उफ, ब्लैक साड़ी में तो आज सबा भी कहर ढा रही थी। वो उसके हाथ को थामती हुई उसे बाहर निकालती है और कहती है, आइए भाभी, आपका सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है। सबा का हाथ थाम कर मीरा होटल में एंटर करती है, जहाँ सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही आर्या की नज़र मीरा पे पड़ती है, उसकी नज़रें वहीं थम जाती हैं। वहीं मीरा का आज पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सबा पे था। उसकी नज़रें और कहीं नहीं जा रही थी। उसका पूरा ध्यान ये था कि उसकी भाभी आज कंफर्टेबल है या नहीं, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वो पूरा का पूरा ध्यान दे रहे थे। वो उन्हें लाती है और एक चेयर पे बिठाती है। वहीं आर्या की मॉम, दादी और जितने भी लेडीज़ थीं, आसपास के सारी लेडीज़ को मीरा ने होटल में बुलाया था। एक्चुअली मदर्स डे के मौके पे मीरा आसपास की सभी औरतों को ट्रीट देती थी। उसका मानना था कि माँ एक ऐसी त्याग के बाद बना जाता है जिसके होने से हमारा वजूद है। अगर वो त्याग का फ़ैसला ना करे तो हमारा वजूद ना हो। इसीलिए वो इस दिन को बहुत ही ख़ास तरीके से मनाती थी। वो सभी होटल स्टाफ से कहती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए पार्टी की ऑर्गेनाइज़ की गई थी, आयोजन की गई थी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आर्या की फैमिली को भी तब तक पता चल चुका था कि मीरा ने ऑर्गेनाइज मदर्स डे के अवसर पे किया है। सभी काफ़ी खुश थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। एक बड़ा सा केक लाया जाता है और मीरा सबा का हाथ थामकर उसे उस केक के पास लाती है
और फिर वो आर्या की मॉम और उसकी दादी के पास जाती है और उन्हें भी केक के पास लाते हुए तीनों के हाथों में एक नाइफ़ पकड़ाती है। एक ही नाइफ़ तीनों के हाथों में थी और कहती है, प्लीज़ डू द ऑनर टू कट द केक। और तीनों उस केक को काटते हैं और मदर्स डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था। मीरा एक स्पीच देती है, अपने भावनाओं को सबके सामने रखती है। पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी लोग खुश थे। आर्या भी मीरा के इस जेस्चर को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी, काफ़ी खुश थी। जब काफ़ी देर बीत जाती है, आसपास की जितनी भी लेडीज़ आई थी सब डिनर कर लेते हैं, तो उनके लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं। मीरा एक एक करके उन्हें गिफ्ट दे रही थी और वो आर्या को भी अपने पास बुलाती है और कहती है, आर्या आइए। आर्या और मीरा मिलकर सभी को कपड़े, कुछ पैसे और मिठाइयाँ गिफ्ट्स करते हैं। जब सभी औरतें चली जाती हैं तो मीरा सबा को एक चेयर पे बिठाती है और खुद थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी और वापस जब आती है तो उसके हाथों में लाल गुलाबों से भरा हुआ एक बुके था और एक बॉक्स। वो सबा के पैरों के सामने ही झुक जाती है और एक घुटने पर बैठकर उस बुके को सबा के सामने करती है। सबा ये सब देखकर उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वैसे इमोशनल सभी थे। मीरा उस बुके को आगे करते हुए कहती है, भाभी ये आपके लिए। बच्चा, पर आपको तो लाल गुलाब पसंद नहीं है ना? हाँ, पर हर बार माँ ही ये क्यों देखे भाभी कि उसके बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं? बच्चे को भी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना कि उसकी भाभी को क्या पसंद है, उसकी माँ को क्या पसंद है। मीरा के होठों से जब सबा अपने लिए माँ शब्द सुनती है तो जो आंसू उसकी आंखों में भरे हुए थे वो छलक पड़ते हैं। मीरा अपने हाथों से उस आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, भाभी हमें पता नहीं माँ क्या होती है। इनफैक्ट जब आप लाइफ में नहीं थी मेरे, आपके आने से पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि ममता क्या होती है, परिवार क्या होता है। आपका आना हमारी लाइफ में एक दुआ की जैसे है। आपके आने पे हमें पता चला कि प्यार क्या होता है, ममता क्या होती है, परिवार क्या होता है। आपने हमें बहुत प्यार दिया है। भाभी, अक्सर लोग कहते हैं कि माँ अपने औलाद का दर्द इसलिए समझ पाती है क्योंकि वो उसे 9 महीने तक अपनी कोख में पालती है, रखती है, उसके साथ उसका जुड़ाव होता है। पर पता नहीं हमारा क्या रिश्ता है कि हमारे हर दर्द से आप वाकिफ़ हैं। हमारा दर्द आपको महसूस होता है। हमें खुद के बारे में जो चीज़ें नहीं मालूम होती वो आपको मालूम होती हैं। मीरा जैसे जैसे ये बातें कर रही थी, आसपास जितने भी लोग खड़े थे, आर्या की फैमिली, मीरा की फैमिली, प्राची, सिया, सभी की आंखों में आंसू थे। वहीं सबा की आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। मीरा बार बार अपनी उंगलियों से उसकी आंसुओं को पोंछ रही थी और कह रही थी कि अगर अगला जन्म मिलता है ना भाभी, तो हमें आप माँ के रूप में चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें जन्म दें। आई नो हम थोड़े इमोशनल हो गए हैं, बट भाभी ममता शब्द का अगर कोई परिभाषा होगी ना, अगर ममता शब्द का चेहरा कोई होता ना, तो वो आप जैसा होता।
जैसे ही मीरा ये बात कहती है, सबा उसे अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, बस कीजिए, इतना मेकअप किया हमने और आप हमें रुलाए जा रहे हो। मीरा हल्का सा स्माइल करती है और सबा की ये बात सुनकर एक्चुअली सभी के चेहरों पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। मीरा खुद को सबा से अलग करती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, फिर भी आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। आप जितना खूबसूरत कोई नहीं होगा। अच्छा, आर्या भी नहीं? मीरा आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं भाभी, आर्या भी नहीं, क्योंकि माँ से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता। और उस बुके को वो सबा को पकड़ाती है और कहती है, वैसे आपके लिए एक और तोहफ़ा लाए हैं हम। और वो क्या है, रुकिए बताते हैं। और उस बॉक्स को खोलते हुए वो सबा की ओर बढ़ाती है। उस बॉक्स में एक डायमंड नेकलेस था। सबा जैसे उस नेकलेस को देखती है कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? भाभी, आपका बच्चा इतना कमा लेता है कि आपको ये गिफ्ट दे सकता है। हाँ, पर इन तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। जानते हैं आपको इन तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है, पर हमें भी तो बताने दीजिए ना कि आप हमारे लिए कितना अनमोल हैं। वैसे पता है आपको, आपके लिए इस तोहफ़े को ढूंढने के लिए ना कई दिन सोचा है हमने, कई दुकानों के चक्कर लगाए, पर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम आपको क्या दें। फिर वो ऐसा कहते हुए आर्या की तरफ देखती है और कहती है, किसी ने कहा हमसे कि आप हमारे लिए जितनी अनमोल है ना, हम चाहे दुनिया की कोई भी प्रेशियस चीज़ ले आए, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी। उस गिफ्ट की कीमत तभी होगी जब आप उसे पहनेंगी। मीरा जब आर्या को देखते हुए ये बात कह रही थी तो सबा भी मीरा की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि वो आर्या को देख रही है, और वो मीरा के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहती है, अच्छा, तो आप और आर्या साथ गए थे? नहीं, साथ नहीं गए थे, पर हाँ, उन्होंने ये बात कही है, हमने मिलकर यह फ़ैसला लिया है। अच्छा जी, तो मिलकर फ़ैसले भी लेने लगे हो आप? अच्छा है। हाँ। मीरा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, आपने ही तो कहा था। हाँ, हमने ही कहा था। बढ़िया है। और उस गिफ्ट को सबा मंजूर करती है, मीन एक्सेप्ट करती है, खड़ी होती है और मीरा के माथे को चूमते हुए कहती है, पता नहीं मीरा, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है, पर जो भी है मेरे लिए बहुत अनमोल है और हम इसे कभी खोना नहीं चाहते। अयान से निकाह किया ना, तो पता नहीं था कि इतना प्रेशियस रिश्ता मिलेगा हमें। अयान से जब मोहब्बत हुई थी तो लगा था सिर्फ एक परिवार मिलेगा, पर ये नहीं पता था कि हमें एक प्यारा सा बच्चा मिलेगा। भाभी, वो तो मिलेगा ही ना। अच्छा। और वापस से मीरा पिया की ओर देखती है। पिया अपने साथ कुछ और गिफ्ट्स लेके आती है और मीरा उनमें से एक गिफ्ट उठाकर उनमें से एक गिफ्ट लेती है और आर्या की मॉम की तरफ जाती है और वापस से अपने घुटनों पे बैठी रही थी कि आर्या की मॉम उसे रोकने लगती है और कहती है, नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? आंटी, सुना है माँ के पाँव में जन्नत होती है, तो आप हमें जन्नत को पाने से रोक क्यों रही हैं? मीरा की ये बात सुनकर सुनीता जी उसे रोक नहीं पाती और मीरा वापस से अपने घुटनों पर बैठती है और उस तोहफे को और एक और फूलों के बुके को सुनीता जी की ओर करती हुए कहती है, आंटी, वैसे तो आप आर्या की मम्मा हैं, पर उस दिन आपने हमें बेटा कहा था। याद है आपको, कहा था आपने कि जैसे आर्या आपके लिए आपका बच्चा है, वैसे हम भी हैं। हाँ बच्चा,
ये भी कोई कहने वाली बात है? तो ये लीजिए। और ऐसा कहते हुए वो फिर से उनके पाँव को छूती है और कहती है, हैप्पी मदर्स डे। और हमें भी आर्या की तरह ही प्यार दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही करेंगे। आर्या एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। उसके बाद मीरा एक और बुके और तोहफ़ा लेते हुए दादी के पास भी आती है और कहती है, देखिए, आज ये मत कहिएगा कि हमारे दामाद हमारे पाँव नहीं छूते, क्योंकि आज आपके दामाद नहीं, आपकी बेटी आपके पाँव के पास झुक रही है। और दादी के भी पाँव के पास झुकते हुए घुटनों के बल बैठती है, उनके पाँव को छूती है और उस बुके और तोहफे को देते हुए कहती है, हैप्पी मदर्स डे। आप इस फैमिली की फाउंडेशन है। जिस दिन इंगेजमेंट में वो सब कुछ हुआ, जिस तरह आप आगे आईं, उसके लिए थैंक यू। तभी दादी कह पड़ती है, लोच, अभी तो कहा कि हम बेटी हैं, तो बेटियां कभी माँ को थैंक यू कहती हैं? नहीं। तो फिर? और ऐसा कहते हुए दादी मीरा के माथे को चूमती है और कहती है, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। काफ़ी खुशनुमा माहौल था। वहीं चीकू भी एक छोटा सा तोहफ़ा लेकर अपनी मम्मा के पास आया था और कहा था, मम्मा मम्मा, मैंने भी आपके लिए गिफ्ट लिया है। अच्छा? हाँ। और वो भी उसी तरह घुटनों के बल अपनी माँ के पास आकर झुक जाता है। चीकू की मम्मा देख के कहती है, बेटा ये क्या कर रहे हो? वो फूफा जी ने कहा ना कि पाँव के नीचे वो होता है, तो मुझे भी लेना है। ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है। पर यार, सच तो ये है कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। इसीलिए बच्चों में अगर अच्छा संस्कार डालना हो ना, तो कहने के बजाय करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स थे, ज़िंदगी में अगर इस तरह के मोमेंट्स मिले ना, तो और क्या चाहिए लाइफ में। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मीरा ने आज जो किया था वो एक्चुअली काफ़ी प्रेशियस था। यूं ही पार्टी चलती रहती है, सभी काफ़ी खुश थे। आर्या मीरा के पास आकर उसके हाथों को थामते हुए कहती है, थैंक यू। थैंक यू? किस लिए? कुछ नहीं, बस यूं ही। उन दोनों के भी अपने कुछ मोमेंट्स चल रहे थे। वहीं प्राची और सिया के कुछ नोक झोंक वाले मोमेंट्स भी चल रहे थे। पार्टी यूं ही जारी रहती है और करीब रात के 10:30 हो चुके थे कि तभी महेश जी कहते हैं, काफ़ी देर हो गई है और कल से रस्में भी स्टार्ट हैं, तो आई थिंक अब चलना चाहिए। मीरा भी इस बात से एग्री करती है और कहती है, जी अंकल। वहीं ये सब देखकर ज़ुबैर खान भी काफ़ी खुश थे कि उनका बच्चा, जिनकी खुशी के लिए वो इतना लड़ रहे थे, इतनी ज़िद कर रहे थे, वो ज़िद आज एक्चुअली वर्थ इट थी। काफ़ी खुश थी मीरा। जब पूरी फैमिली बाहर निकल रही थी, तभी खान होटल्स के मेन गेट पे ही एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकी हुई थी, जो काफ़ी देर से रुकी हुई थी। गार्ड मीरा को बताता है कि मैम, ये गाड़ी करीबन 2 घंटे से यहीं पे खड़ी है और ना ही इससे कोई बाहर निकला है और ना ही इसमें कोई गया है। मीरा ये सुनते ही काफ़ी चौंक जाती है और जैसे ही वो अपनी कार में बैठने वाली होती है कि तभी उस ब्लैक कार से मिस्टर मलिक निकलते हुए बिल्कुल गुस्से में आते हैं और मीरा का कॉलर पकड़ लेते हैं। तो गाइस, आज के लिए कहानी इतनी ही। आगे देखेंगे कि आखिर मिस्टर मलिक किस हद तक जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो लीक हो चुकी है। वो तो मैंने प्रीवियस एपिसोड में ही बता दिया था। ये तो मैंने सुबह से शाम तक का बताया है कि क्या हुआ था मीरा के साइड पे। तो हाँ, आपको मैंने कहा था कि आप सबको एक मैसेज देना है। मैसेज एक्चुअली गाइस ये था कि यार, हम मदर्स डे मनाते हैं, वुमेंस डे मनाते हैं, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए ही रह जाती है। पर क्या एक्चुअली हम कुछ डिफरेंट करते हैं?
क्या एक्चुअली सिर्फ ये एक दिन है जो कि सिर्फ मना लिया, मम्मा को विश कर दिया, वुमेंस डे पे औरतों को विश कर दिया और बस हो गया? या ये दिन इसलिए बनाए गए हैं कि हमें कुछ मैसेज दे सके? गाइस, मैसेज ये है कि औरतों का सिर्फ सम्मान नहीं कीजिए, उन्हें सशक्त कीजिए। और ये बात आज की नहीं है, ये बात तो हमारे वेदों में, पुराणों में हमसे कई बार कही गई है। हमारी माँ जगत माता, माँ काली, जो कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, जिन्होंने ये कहा है कि सौम्य रहो तो बिल्कुल पार्वती की तरह रहो, पर जब आपके सम्मान पे आए, जब आपकी इज्जत पे आए, तो माँ काली बन जाओ। असुरों का संहार करते वक्त सौम्यता मत दिखाओ, अपने रुद्र अवतार को दिखाओ। वहीं मदर्स डे पे आप सब से ये आग्रह है मेरा कि अपने मॉम के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। वो माँ जिन्होंने अगर 9 महीने तक त्याग नहीं किया होता तो शायद हमारा वजूद नहीं होता, ये सांसें नहीं होती, ये दिल आज धड़क नहीं रहा होता। आज जितने भी चेहरे हम आसपास देखते हैं, उनका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि किसी माँ ने अपने 9 महीने त्याग किए हैं, और सिर्फ 9 महीने ही नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी है। जो माँ बचपन में अगर हमारी नज़रों के सामने नहीं होती थी तो हम रो रो कर बुरा हाल कर देते थे, उस माँ को हम अपने करियर, अपने दोस्तों और अपनी सोशल लाइफ में भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे आसपास इन्वॉल्व्ड है, पर हमने अपनी दुनिया इतनी बड़ी कर ली है कि माँ के लिए वक्त निकाल नहीं पाते। तो अपनी माँ के लिए वक्त निकालिए। और हाँ, एक और चीज़, आप सबको मदर्स डे की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक और बात ये है कि अपनी मॉम से कहिएगा कि उनकी एक बेटी जिनका नाम पृथ्वी राठौड़ है, उनका एक संदेश है कि प्लीज़ प्लीज़ आप परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। ये प्रकृति भी माँ है, पर जब भी इन पे भी किसी तरह का अत्याचार होता है तो ये भी हमें इस बात का अंदेशा देती हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो आप भी अपनी आवाज़ को उठाइए, अपने अधिकारों को पहचानिए और ये बताइए कि आप सिर्फ माँ नहीं, एक स्त्री भी हैं जिनकी अपनी वजूद है, अपना आत्मसम्मान है और अपनी ज़िंदगी है। और गाइस जो सुन रहे हैं, मेरे लिसनर्स, उनके लिए ये कि अपनी मॉम की हॉबीज़ को पहचानिए, उन्हें याद दिलाइए कि उनकी भी कुछ हॉबीज़ हैं, उनकी भी कोई इंटरेस्ट है, उसे सपोर्ट कीजिए। ओके। और हाँ, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ। वैसे जो भी बात कही है वो बहुत ही दिल से कही है मैंने। तो चलिए, मैं भी जा रही हूँ। चाहा तो था कि 2 एपिसोड दूँ, पर हो नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी मॉम को लेके जा रही हूँ डेट पे, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, and love you to all your moms and you too. Bye.